नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से एमबीबीएस की छात्रा पहुंची सकुशल घर। छात्रा और परिजनों ने मोदी सरकार का किया तहे दिल से धन्यवाद। हरियाणा के हिसार में बड़ा हादसा। बीएसएफ कैंप के सामने भिड़ी 15 गाड़ियां, 20 लोग घायल। और अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र को लेकर विपक्षी दलों कांग्रेस और इनेलो ने खास तैयारी की है। कांग्रेस ने पहले ही विधायक दल की बैठक में अहम मुद्दों को उठाने की रणनीति तैयार कर ली। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी सभी ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्र के पहले दिन बुधवार दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, जो 22 मार्च तक चलेगी। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। लोकसभा की तर्ज पर नई परंपरा शुरू करते हुए 9 से 11 मार्च तक सत्रावकाश रहेगा और इस दौरान विधानसभा की तदर्थ कमेटियां बजट प्रस्ताव का अध्ययन करेंगी। हरियाणा में यह अपनी तरह का अनूठा प्रयोग होगा। कार्यक्रम के तहत 2 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई और इसके बाद 3, 4 और 7 मार्च को इस अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। 7 मार्च को ही मुख्यमंत्री इस पर अपना जवाब देंगे। अगले दिन 8 मार्च को बजट पेश होगा। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। 9 से 11 मार्च तक सत्रावकाश रहेगा। 12 और 13 मार्च को शनिवार रविवार की छुट्टी है और इस दौरान बजट पर विस्तृत अध्ययन के लिए सभी 73 विधायकों की तदर्थ कमेटियां गठित की जाएंगी। ये कमेटियां समस्या से अध्ययन कर अपने सुझाव मुख्यमंत्री को देंगी। 14 से 16 मार्च तक बजट पर व्यापक चर्चा करवाई जाएगी। 17 मार्च को सत्रावकाश रहेगा। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश। वहीं 21 और 22 मार्च के दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 22 मार्च को ही सत्रावसान होगा। यूक्रेन की विकट परिस्थितियों में फंसे यमुनानगर के अंकुर और चिराग सुरक्षित घर वापस लौट चुके हैं। दोनों के परिवार मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। दोनों युवक यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दोनों ने घर पहुंचने पर सफर की आप बीती बताई। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में परिस्थितियां खराब होने की वजह से वे घबरा गए थे, लेकिन वहां कुछ वॉलंटियर्स की मदद और भारत सरकार की मदद से वे अपने परिवार तक पहुंचने में सफल हुए। चिराग और उसका परिवार चिराग की वापसी पर बेहद खुश हैं और सरकार से वहां फंसे सभी भारतीय बच्चों को एयरलिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। वैसे अब भी आगे का कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होएगा। अभी तक ये है कि जब युद्ध बंद होएगा तो चांसेस है कि क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी और अगर कुछ ऐसी अड़चन आती है कि हम वहाँ पे नहीं पढ़ पाते या कुछ नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है वो हमको अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे, या हमको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में शिफ्ट करा दिया जाएगा, या हमको शायद गवर्नमेंट से बात करके कहीं और पे या शायद इंडिया में ही हमसे कुछ करा दिया जाए। देखिए, अपने जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो है 9212314595 और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे ज़िले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो जिला प्रशासन यमुनानगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों की पूरी सहायता करने का प्रयास करेगा।
यूक्रेन और रूस में छिड़े युद्ध में भारत के एक छात्र की मौत होने के बाद यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी मुहिम के चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित भी फरीदाबाद अपने घर वापस लौटी तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वंशिका ने बताया कि किस प्रकार यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ने के बाद उन्हें वहाँ कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए। जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक मोदी सर और मैं शिंदे सर को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे थे जब हम यहाँ पर अराइव हुए। उन्होंने हमें बुके दिया, उन्होंने हमें बोला कि आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं, अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चढ़दी-कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस सम्मान के साथ पार्लियामेंट में सेवाएं निभाने वाले संपादकों और पत्रकारों के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये विचार सरदार जगजीत सिंह दर्दी के साथ की विशेष मुलाकात के दौरान प्रकट किए। ओम बिरला ने कहा कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी लोकसभा की कवरेज करने वाले ऐसे अनोखे पत्रकार हैं जिन्होंने 1996 से लगातार 26 साल लगातार अपनी शानदार कारगुजारी से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने सरदार दर्दी को पद्मश्री सम्मान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं इस मौके पर सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का धन्यवाद करते हुए उनकी तरफ से लोकसभा सेशनों की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनकी विलक्षण समर्था की सराहना की। यमुनानगर के गांव रादौर के छोटा बांस की 22 वर्षीय काजल की जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जबरन जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। इसी के तहत परिजनों ने ससुराल पक्ष में जमकर हंगामा किया। मृतक काजल के परिजनों ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संस्कार नहीं करेंगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों के आधार पर बयान ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी आज किस लिए आए आप यहाँ पे? हम लड़की के बारे में, लड़की जहर देकर मार दी गई थी हमारी। क्या सूचना क्या आई थी आपको? सूचना ये पहले भी पंचायत रखी गई थी, जेठ ने थपाई करी और नंद तेज के बारे में कहा थी, मोटरसाइकिल वगैरह मांगा थी और उन मरते ये बोल कर कहा गया था कि हमारे घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है, हमने लड़की की जरूरत है, तेज की जरूरत नहीं है। तो तेज के वास्ते भी वो करें जी, तेज के बारे में तंग करी और जो जेठ कुमारा था वो थपाई करता था। हाथापाई करने के बाद पंचायत में से ना जोड़ देगी या दोबारा गलती नहीं होने की मेरे पास से। तो अब फिर नंद ने ये बोला भी दोनों भाइयों को रहना पड़ेगा, एक कली दोनों को। फिर लड़की ने ये बयान दिए भी मैं दोनों को नहीं रहती, मैं एक का ब्याह रखी, दोनों को नहीं ब्याह रखी। तो लड़की ने बात नहीं मानी है, तो लड़की ने उसने अपने घर वाले से बोलिया, उसने भी मारा छेता लड़की को। उनके कहे सुने मन चली तो जहर देकर मारी गई मार लड़की। हमें सब हॉस्पिटल से सूचना मिली कि काजल वाइफ ऑफ रजत कुमार जहर पुरानी केस में दाखिल हॉस्पिटल है, जिस पर हम हॉस्पिटल में गए और उस दिन वहाँ पे काजल को डॉक्टर साहब ने अनफिट फॉर ट्रीटमेंट कर दिया। कल ये लड़की को MM हॉस्पिटल में बुलाने में चली गई और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इनका बयान लेके हमने पर्चा दर्ज करके कार्रवाई की है और फर्स्ट बयान में लड़की के पिता ने लड़के रजत और उसके बड़े भाई का नाम दिया, जिनके खिलाफ धारा 304 BIPC और 34 IPC में मुकदमा दर्ज रजिस्टर है और लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। अब अपना लड़की के संस्कार के लिए यहाँ पे खड़े हैं, आगे की जो कार्रवाई होगी उससे आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर लड़की संस्कार नहीं किया, परिवार करने को राजी नहीं है, क्या मांगे क्या है? लड़की के परिवार बड़े चाह रहे हैं कि जो FIR हमने पहले दर्ज करा दी है उसमें 2 नाम और ऐड किए जाएं, तो हमने लड़की वालों से लिखवा के ले लिया। उसमें जो भी अगली कार्रवाई हमारी बनेगी उससे हम करके तो मुकदमे की तफ्तीश करेंगे। जो भी शख्स सामने आएंगे उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी या जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम कांवड़ा स्थित महाराजा पैलेस में कृषि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन कृषि विज्ञान चेयर बोर्ड गुरबचन सिंह ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हल्का विधायक धर्मपाल गोंदल सहित मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और बागवानी विभाग से पहुंचे विशेषज्ञों ने शिरकत की। इसमें पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर धर्मवीर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह डबास, डॉक्टर प्रशांत चौहान, डॉक्टर अंकुश चौधरी,
डॉक्टर जोगिंदर बिस्सल सहित अन्य कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने उपस्थित सैकड़ों किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को कम खर्च पर फसल की अच्छी पैदावार लेने के तरीके बताते हुए उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बिजाई से पूर्व किसानों को बीजोपचार करने की सलाह दी और ब्रास गांव के प्रगतिशील किसान गुरपेज ने अपने खेत में उच्च क्वालिटी के बीजों को तैयार किया। वहां पर किसानों को जागरूक भी किया कि उच्च क्वालिटी के बीजों का उपयोग करने से किसान की आमदन भी बढ़ेगी। 21 दिन की बजाय 30 दिन में पानी लगाता है और उसका जो स्प्रे करता है वो 45 दिन के बाद स्प्रे करता है, यानी कि बिजाई के 45 दिन के बाद। जबकि अगर जो आपने वीड्स को खरपतवार को ख़त्म करना है तो इसका सही तरीका ये है कि गेहूं की बिजाई के 21 दिन के बाद पहला पानी अवश्य दें। उसके बाद जो मंडूसी का स्प्रे है वो किसी भी हालत में 35 दिन तक ना होने दें। 30 से 35 दिन की फसल होने पर आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मंडूसी जो है मर जाएगी, वो काबू में रहेगी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि धान के सीजन में एक बहुत बड़ी समस्या है खाद को लेकर, उसमें हमने आपको भी संपर्क करना था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ पर जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं लगातार दवाइयाँ जो बेच रहे हैं उनको तो खाद दे देते हैं, और लेकिन अगर कोई किसान जाता है मेरे को खाद चाहिए वो मना कर देते हैं, खाद नहीं, जबकि उनके गोदाम में उनमें खाद उपलब्ध होता है। देखिए, अभी विधायक जी ने मन से भी कहा कि खाद की समस्या धान में नहीं, वो अब की बार रबी सीजन में गेहूँ के समय पर आई थी और उसके लिए हमने जो हमारे पास कंप्लेंट ऐसी कंप्लेंट आई कि जिसमें साथ में मिला कुछ दे रहे हैं, ऐसे हमने नीलो खेड़ी में तकरीबन 9 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए और उनमें से 2 की हमने कैंसिल भी किए और एक हमने FIR भी करवाई और सख्ती के साथ इसको पालन किया। और आप देखिए कि पूरा सीजन जो है वो, क्योंकि लोगों में एक आम सूचना चली गई थी, एक भावना बन गई थी कि खाद नहीं मिलेगा, इसको एक सीजन का पूरे सीजन का खाद किसान एक समय पे चाहता था, उसको व्यवस्थित करके सभी लोगों को हमने ये व्यवस्था करवाई और ऐसी कोई हमारे पास बाद में कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आई कि कहीं इस तरह का मिसयूज हो रहा है, कोई ब्लैक कर रहा है, कोई दवाई दे रहा है। जो दवाई जिन्होंने ऐसे 2-4 मामले हैं खिलाफ सख्त कार्रवाई की हमने। 25 अप्रैल और 17 अगस्त का समझौता लागू करने समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शनरत कर नगरपालिका कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले प्रदेश स्तर पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत हो गई है। करनाल में भी नगरपालिका कर्मचारियों ने भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के करनाल जिला उप प्रधान विनोद परोचा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ हमेशा झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को केवल जुमले देने का काम करती है और उन्हें सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही नहीं मानती तो नगरपालिका कर्मचारी संघ और सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कर्मचारी आज और कल 12-12 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद 6 मार्च को प्रदेश सरकार में निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आवास का घेराव भी किया जाएगा। सरकार ना हमारे साथ जितने वादे करे झूठे करे, बड़ी झूठी सरकार है। हम तो सरकार से अनिल विज जी के साथ 25 अप्रैल व 17 अगस्त का समझौता हुआ था हमारे साथ, वो विफल रहा। तो बार बार जुमला देने से अलावा और कुछ नहीं सरकार कर रही है। जितने देरी हमारे को जुमले दे रही है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं या तो तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों को पूरा करे, वरना नगर पालिका कर्मचारी सर्व कर्मचारी मिलके बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। और आज आप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, 2 दिन की हड़ताल है, इसके बाद की क्या रणनीति रहने वाली है? कुछ प्लान है जो बनाया गया हो आगे को लेकर? देखो, ये 2 दिवसीय भूख हड़ताल है 12-12 घंटे की। 6 तारीख को हम निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी का घेराव भी करेंगे। उसके बाद जो स्टेट कमेटी का आह्वान होगा उस आह्वान पे हम खड़े उतरेंगे। दिल्ली सिरसा रोड पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहाँ अचानक आई धुंध के कारण 15 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसा बुधवार सुबह 8 बजे के करीब का है। यहाँ BSF कैंप गेट नंबर 2 के सामने अचानक आई धुंध के कारण रोड के दोनों साइड एक के बाद एक करीब 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें करीब 5 लोगों को गंभीर और 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इस बीच कुछ घायलों को राहगीरों ने मदद करते हुए एम्बुलेंस बुलवाकर शहर के सिविल अस्पताल भिजवाया। मौके पर पहुंचे एक एम्बुलेंस में भी एक गाड़ी टकराते बची। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से अन्य घायलों को एम्बुलेंस बुलवाकर शहर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने मौके पर क्रेन बुलाकर वहां से वाहनों को मलबा हटाया और हादसे के कारण पूरे रास्ते पर जाम लग गया, जिस कारण वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जोगिंदर नगर के रहने वाले सन्यासी बने बाजा अपने बेटे सुनील कुमार की याद में रमजवोहा मिर्जापुर गाजीपुर में स्वर्ग धाम मुक्ति का द्वार बनाने जा रहे हैं। स्वर्ग धाम मुक्ति का द्वार बनाने के उपलक्ष्य में बाजा ने जोगिंदर नगर अपने निवास स्थान पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जागरण में भंडारे का आयोजन किया। जागरण में कई प्रकार की झांकियां निकाली गई। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने नाच गाकर खूब आनंद लिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।